all. Today we'll start chapter number first, synthetic fiber and plastic. This is fourth lecture of this chapter. In this chapter we will cover rubbers, glasses and medicine. Let's start. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रबर, दूसरा टॉपिक है हमारा ग्लास और तीसरा और अंतिम टॉपिक रहेगा मेडिसिन। और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रबर्स की। तो रबर्स को हमने क्लासीफाई किया है टू पार्ट्स में। एक पार्ट है आपका नेचुरल रबर्स और दूसरा है आपका सिंथेटिक रबर्स। अगर दोनों के डेफिनेशंस की बात करें तो जब हम बात करते हैं नेचुरल्स की, नेचुरल मतलब नेचर मतलब प्राकृतिक, यानी जो चीजें प्रकृति द्वारा हमें मिलती है उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल। तो जो रबर हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है उन्हें हम नेचुरल रबर्स कहते हैं। इट इज द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्रीज। यानी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो रबर के कुछ पेड़ होते हैं, जो कुछ ट्री होते हैं, उन ट्रीज से जो है नेचुरल फाइबर प्राप्त होता है। दूसरी चीज क्या है कि ये कौन है, ये पॉलीमर है आपके हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट जो है बहुत ज्यादा होता है, उससे जो बनता है उसे हम कहते हैं नेचुरल रबर। और रबर के जो पेड़ होते हैं उस पेड़ का जो दूध निकलता है उस दूध से आपका नेचुरल रबर बनाया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो इट प्रोसेस मोर देन 300% इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नेचुरल रबर्स होते हैं उसमें लगभग 300%, इट्स मीन्स लगभग 3 गुना ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर कॉल्ड आइसोप्रीन, यानी ये जो पॉलीमर है ये पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रीन आपका मोनोमर है और इसी को जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो वो बन जाता है आपका नेचुरल रबर्स। यानी अगर इसका हम मोनोमर्स पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो यू कैन से आइसोप्रीन है मोनोमर एंड पॉलीमराइजेशन पॉलीआइसोप्रीन इज नेचुरल रबर। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर। जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं तो सिंथेटिक मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, सिंथेटिक मतलब होता है संश्लेषित रबर, और संश्लेषित मतलब होता है जो केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स के थ्रू या मैन मेड होता है या आर्टिफिशियल होता है, उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर्स। अब सिंथेटिक रबर कैसे मिलकर बनाया जाता है, किस चीज से बनाया जाता है, तो इट इज आइडेंटिकल टू नेचुरल रबर्स बट प्रोसेस बेटर प्रॉपर्टीज। यानी जो सिंथेटिक रबर होता है वो नेचुरल रबर की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, या फिर कह सकते हैं गुड क्वालिटी का होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द टू इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल रबर आर थाइकोल एंड नियोप्रीन। यानी जो आपका नेचुरल रबर वो सिंथेटिक रबर होता है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका थाइकोल और दूसरा पार्ट है आपका नियोप्रीन। ठीक है। तो थाइकोल कैसे बनाया जाता है, तो सबसे सिंपल सी बात है, जब थाइकोल की हम बात करेंगे तो थाइकोल इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइक्लोरोएथेन विद सोडियम पॉलीसल्फाइड। ठीक है। तो जो आपका थाइकोल टाइप का जो सिंथेटिक रबर होता है वो किस चीज से मिलकर बनाया जाता है, उसमें दो केमिकल यूज होते हैं। पहला केमिकल होता है आपका डाइक्लोरोएथेन और दूसरा केमिकल इसमें यूज होता है पॉलीसल्फाइड। इन दोनों केमिकल्स की जब रिएक्शन होती है तो वहां पर नया कंपाउंड बनता है, नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। और सिंथेटिक रबर के हमने बताया था क्लासिफिकेशन हमने किया था, दो पार्ट्स हुए थे, एक आपका थाइकोल और दूसरा नियोप्रीन। तो थाइकोल जो होता है वो डाइक्लोरोएथेन और पॉलीसल्फाइड से मिलकर बनाया जाता है। आइए बात करते हैं दूसरा है आपका नियोप्रीन। तो नियोप्रीन कैसे बनाया जाता है, तो नियोप्रीन इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2-क्लोरोब्यूटाडाइन। 2-क्लोरोब्यूटाडाइन एक सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस कंपाउंड का जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्योंकि ये मोनोमर है, सिंगल आपका मॉलिक्यूल है, जब ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। तो 2-क्लोरोब्यूटाडाइन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो आपका नियोप्रीन बनता है, और नियोप्रीन आपका क्या है, सिंथेटिक रबर। ठीक है।
अब हम बात करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हैं। रबर पार्ट्स अगर ले जाएं तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, या हिंदी में इसको हम वल्कनीकरण कहते हैं रबर का। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर इज नोन एज वल्कनाइजेशन रबर। यानी कि सिंपल से अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जब हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या कहलाते हैं? दिस इज नोन एज वल्कनाइजेशन रबर। जब हम नेचुरल फाइबर को, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। एंड द क्रॉस लिंकिंग ऑफ रबर मॉलिक्यूल्स इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ रबर कंसीडरेबली। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इसको गर्म करते हैं सल्फर के साथ, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं। क्रॉस लिंकिंग का मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे नॉर्मल तौर पे अगर बात करें तो दो चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में लगी हुई हैं, अब इनको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। बट अगर इन्हीं चीज़ों को हम ऐसे कर दें, इस तरह से क्रॉस लिंकिंग कर दें, जैसे आपने देखा होगा जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो कुछ इसी प्रोसेस से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इस प्रोसेस को अप्लाई कर दें ऐसे, तो ये जो आपका बन जाता है क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस से जो चीज़ बन जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इलास्टिसिटी की बढ़ जाती है, ठीक है। या इसको सिंपल भाषा में अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये अब इसी में जब दो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो ये है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है? क्रॉस लिंकिंग मेथड, ठीक है, ओके। अब वल्कनाइजेशन और नेचुरल रबर दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है? यानी जब नेचुरल रबर रहता है, इसके बाद वल्कनाइजेशन के बाद जो रबर बनता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल रबर की। तो नेचुरल रबर क्या होता है? नेचुरल रबर इज सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, यानी चिपचिपाहटदार होता है, एंड प्रोसेस लो, और इसका जो प्रोसेस होता है वो लो होता है, स्ट्रेंथ। जबकि वल्कनाइजेशन रबर जो होता है वो क्या होता है? वो कंपेरेटिवली हार्ड, थोड़ा सा हार्ड होता है, नॉन स्टिक मतलब चिपकवाहट नहीं होती है, एंड सोज बेटर स्ट्रेंथ, और जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो बेटर हो जाती है, एंड इट प्रोसेस गुड एलास्टिसिटी एंड इज ऑब्सेशन रेसिस्टेंट। यानी सिंपल से शब्दों में बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो आपका नेचुरल रबर होता है उसमें क्या होता है? सॉफ्ट होता है। नेचुरल रबर स्टिकी यानी चिपचिपाहट भरा होता है, और इसका प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। लेकिन जो आपका वल्कनाइजेशन जो आपका रबर होता है वो हार्ड होता है, नॉन स्टिकी होता है, और जो नेचुरल रबर है उससे बेस्ट प्रॉपर्टीज में होती है। क्लियर? ओके। सेकेंड अगर पॉइंट की बात की जाए सेकेंड पॉइंट में, तो सेकेंड पॉइंट है आपका द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल रबर इज लो बट ऑफ वल्कनाइजेशन रबर इज हाई। यानी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नेचुरल रबर की लो होती है, कम होती है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर की क्या होती है? हाई होती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई आपके दोनों में डिफरेंस। आइए और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर में, तो क्या होता है? Natural rubber can be used in the temperature range of 10 to 60 degree centigrade, where the vulcanized rubber can be used in the range of 45 degree centigrade to 110 degree centigrade। यानी जो नेचुरल रबर होता है उसको सिर्फ हम 10 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यूज करते हैं। यदि 60 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उस टेम्परेचर पर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका वल्कनाइज्ड रबर होता है उसको हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द इलास्टिसिटी ऑफ वल्कनाइज्ड रबर इज हाई वेयर्स द नेचुरल रबर इज लो। यानी अगर हम इलास्टिसिटी की बात किया जाए तो जो नेचुरल रबर होते हैं उनके जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? लो होती है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर की हाई होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका और देख लेते हैं कि नेचुरल रबर इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि आपका ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया, कार्बन सल्फाइड हो गया, उसमें क्या होता है? नेचुरल रबर सॉल्युबल होता है यानी घुलनशील होता है। लेकिन जो वल्कनाइज्ड रबर होता है वो नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो आपका नेचुरल रबर होता है या जो वल्कनाइज्ड रबर होता है इन दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका ग्लास। तो मुझे लगता है सभी को पता होगा ग्लास मतलब होता है कांच। अगर शुद्ध हिंदी में हम बात करें तो कांच जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लास।
ठीक है। तो कैसा होता है कांच, क्या होता है कांच की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांच की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 2 और मोर सिलिकेट। यहाँ पर सिलिकेट्स की जब हम बात करते हैं तो सिलिकॉन एक आपका एलिमेंट्स होता है और सिलिकॉन से ही मिलकर सिलिकेट्स बनते हैं। तो किसी भी चीज में जब 2 या 2 से अधिक सिलिकेट्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ग्लास बना देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है आपका ग्लास। अब ग्लास की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ग्लास आर हार्ड, पहली प्रॉपर्टी है हार्ड होती है। दूसरा रिजिड होता है, हाई वेलोसिटी होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और साथ में आपके ब्रिटल होते हैं यानी भंगुर होते हैं, जब हम तोड़ेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, ग्लास की। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज रेसिस्ट टू एक्शन ऑफ एयर एंड एसिड एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी अगर हम बात करेंगे ग्लास की, तो ग्लास क्या होता है, रेसिस्ट होता है, एक्शन होता है किसके साथ, एयर या फिर किसी एसिड के साथ। सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम छोड़ दें तो, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जो है कांच के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसके अलावा ना तो एयर रिएक्ट कर सकती है और ना तो कोई एसिड कांच के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। दूसरी अगली चीज अगर हम बात करें तो इट इज एल्कलाइन इन नेचर, यानी जो आपका कांच होता है, ग्लास होता है, वो एल्कलाइन इन नेचर यानी बेसिक नेचर का होता है। और यही रीजन है कि जो आपका कांच होता है इट इज स्लोली रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सोल्यूशन। और यही रीजन है कि जो ग्लास में जो वाटर होता है पानी के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे पानी को एल्कलाइन यानी बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ग्लास क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये हो गई आपकी ग्लास की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ग्लास की। ठीक है। तो टाइप ऑफ ग्लास की अगर हम बात करें तो ग्लास कई प्रकार के होते हैं, चलिए देख लेते हैं एक एक प्रकार के ग्लास, ग्लास के टाइप्स, ग्लास के प्रकार, ग्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, या फिर किस चीज से मिलकर बना होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, या फिर इस प्रकार के ग्लास का यूज प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट टाइप का ग्लास है जिसे हम बोलते हैं सिलिका ग्लास। ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का ग्लास है सिलिका ग्लास। अब सिलिका ग्लास का यूज कहाँ किया जाता है, फॉर दिस टाइप ऑफ ग्लास द रॉ मटेरियल इज यूज्ड 100% प्योर, यानी सबसे 100% प्योर मटेरियल इसमें यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। ठीक है। एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और ये क्या होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि 100% शुद्ध होता है। एंड इट इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेबोरेटरी ऑपरेटस, और जो लैब के जो ऑपरेटस बनाए जाते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। एंड इट हैज लो थर्मल एक्सपांशन, और इनका जो थर्मल एक्सपांशन होता है वो बहुत कम होता है, यानी जब हम इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बहुत कम फैलते हैं। क्योंकि नॉर्मल तौर पे क्या होता है, कोई भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो फैल जाता है। लेकिन इस प्रकार का जो सिलिका ग्लास होता है वो किसी भी कंडीशन में, या फिर कह सकते हैं बहुत कम थर्मल एक्सपेंशन इसमें होता है। तो ये हो गया आपका सिलिका ग्लास। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप का ग्लास। सेकेंड टाइप का ग्लास हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे हम बोलते हैं एल्कली सिलिकेट ग्लास। ये सेकेंड टाइप का आपका ग्लास है, एल्कली सिलिकेट ग्लास। तो फॉर दिस इज रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर सैंड एंड सोडा, यानी इस प्रकार का जो कांच बनाया जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो सैंड यानी रेत और सोडा यूज किया जाता है। और सोडा यूज होने की वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड वाटर ग्लास, और इसीलिए हम इसको वाटर ग्लास भी कहते हैं, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। तो सोचो ऐसा भी ग्लास होता है जो पानी के साथ मिक्स करने पर घुल जाता है, एंड यूज्ड ओनली एज द सोल्यूशन, और इसका प्रयोग सिर्फ हम सोल्यूशन के रूप में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पानी में आसानी से घुल जाता है, इसलिए सोल्यूशन के फॉर्म में यूज करते हैं। अब किस चीज में यूज करते हैं, तो इट इज जनरली यूज्ड इन मेक गम्स। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, गम बनाने में, चिपकाने के काम में यूज करते हैं। और दूसरा इसका यूज हम करते हैं एडिसिव। एडिसिव क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, उनको बनाने में भी हम इस तरह के ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है लेड ग्लास। लेड मतलब आपको पता है पीबी, लेड भी आपका एक एलिमेंट है। तो लेड जिसमें मिक्स किया जाता है उसे हम बोलते हैं लेड ग्लास। ठीक है। अब ये इस प्रकार का ग्लास क्या होता है कि फॉर दिस टाइप ऑफ ग्लास लेड ऑक्साइड इज एडेड टू ऑर्डिनरी ग्लास, यानी ऑर्डिनरी ग्लास यानी जो नॉर्मल ग्लास होता है उसमें जब हम लेड ऑक्साइड मिक्स कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, लेड ग्लास। एंड द एडिशन ऑफ लेड ऑक्साइड इंक्रीज द डेंसिटी एंड सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और चूंकि इसमें लेड ऑक्साइड मिक्स कर दिया जाता है जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और साथ में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्नामेंटल ग्लास वेयर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। और इस तरह के जो ग्लास का हम यूज़ करते हैं, हम किस चीज़ के लिए बनाने के लिए करते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल ग्लास होते हैं या फिर जो हम कह सकते हैं कि डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेड ग्लास। नेक्स्ट ग्लास है हमारा ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं आज की डेट में। तो ऑप्टिकल ग्लास कैसे बनाया जाता है? दिस टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनका यूज़ कहाँ करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। कैसे? कौन कौन से? जैसे इसमें आपका बाइनोकुलर्स लाइक बिनोकुलर्स यूज़ होते हैं, साथ में स्पेक्टिकल्स यूज़ होते हैं, जो लेंसेज होते हैं लेंस बनाने में यूज़ करते हैं, प्रिज्म बनाने में यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप बनाने में यूज़ करते हैं, और साथ में माइक्रोस्कोप्स जो बनाए जाते हैं उनमें जो लेंसेज यूज होते हैं वो सब किस ग्लास से बनाए जाते हैं? ऑप्टिकल ग्लास से। ऑप्टिकल ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी ग्राउंडेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप, यानी हम इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हैं और ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल ग्लास। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रोसेस्ड ग्लास। ठीक है, तो प्रोसेस्ड ग्लास की अगर हम बात करें कि प्रोसेस्ड ग्लास क्या होता है एक्चुअली, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्लास आल्सो डिपेंड अपॉन द प्रोसेसिंग। यानी किसी भी ग्लास की प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती है? प्रोसेसिंग ग्लास पे। प्रोसेसिंग जो प्रोसेस होता है ग्लास का उस पर डिपेंड करती है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डोर एंड विंडोज़। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो जो आपके डोर बनाए जाते हैं कांच के, या फिर विंडोज़ बनाई जाती हैं, या फिर ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों की बस कार, इनके जो ग्लास यूज़ किए जाते हैं खिड़कियों में, उसे बनाने में कौन सा ग्लास यूज होता है? तो प्रोसेस्ड ग्लास। तो ऐसे कई सारे प्रकार के ग्लास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार का ग्लास कहाँ यूज होता है, या कह सकते हैं कि कार में कौन सा प्रकार का ग्लास यूज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट अपना जो टाइप है वो है आपका बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या है? बोरोसिलिकेट ग्लास। अब बोरोसिलिकेट ग्लास की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट कंटेन्स सिलिका। इसमें क्या क्या होता है? एक सिलिका होता है, दूसरा बोरान ऑक्साइड इसमें अवेलेबल होता है, और थोड़ी मात्रा में कौन सा ऑक्साइड ऑफ सोडियम ऑक्साइड यूज होता है, और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और इसके बाद ये आपका बन जाता है। अच्छा, इसको बनाने का रीज़न क्या होता है कि जैसे हम बात देते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास की, तो इसमें बोरान ऑक्साइड मिला दिया, सोडियम ऑक्साइड मिला दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला दिया। तो इसको मिलाने के बाद क्या होता है कि किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि इसको बनाने में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इसका जो यूज़ हम करते हैं तो किस चीज़ में करते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेबोरेटरी वेयर, यानी जितने भी केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब में जो ग्लास यूज़ होता है उसको बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, या तो केमिस्ट्री लैब में कभी आपका जाना हो तो आप वहाँ जाइए और देखिए कि जो ग्लास होगा वहाँ पे लिखा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, है ना। तो वो किस लिए उनका यूज़ करते हैं? क्योंकि ये किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो तो ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रग होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। तो सिंपली यू कैन से केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर क्यूरिंग, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस और कॉल्ड ड्रग्स। यानी वे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रोग के उपचार के लिए, सुधार के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। यानी बहुत सारी केमिकल्स होते हैं। अब उन केमिकल्स का यूज यदि हम ट्रीटमेंट में नहीं यूज़ करते तो उन्हें हम ड्रग नहीं कहेंगे, उन्हें हम सिंपली केमिकल कह सकते हैं। पर यदि उन्हीं का यूज़ हम ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज में करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ड्रग। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पास ध्यान से देखना, जिसे हम बोलते हैं केमेटोथेरेपी। केमेटोथेरेपी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the treatment of diseases using suitable chemicals is known as chromatography। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जो किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? जिसमें केमिकल्स का यूज में
डिसीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। किसकी हेल्प से? सुटेबल केमिकल की हेल्प से, इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का प्रयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोथेरेपी। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए, फर्स्ट आपका ड्रग और दूसरा आपका क्रोमेटोथेरेपी। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेडिसिन कि कितने प्रकार के मेडिसिन हमारी लाइफ में अवेलेबल होते हैं। तो नॉर्मल तौर पे अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बता सकता है कितने प्रकार के मेडिसिन यूज होते हैं, या फिर जो डेली रेगुलर दवा लेता है वो बता सकता है कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम अपने चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकार की दवाइयाँ, किस प्रकार की दवाइयाँ किस चीज़ के लिए यूज होती हैं, और उसके कुछ मेन एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एंटीफेरेटिक्स। पहला फर्स्ट टाइप है आपका एंटीफेरेस्टिक। ये आपका जो टाइप का मेडिसिन है ये किस चीज में यूज होता है? तो दिस ड्रग विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर, यानी जब आपको बुखार आ जाता है तो बुखार में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को नीचे करने के लिए, कम करने के लिए जिन दवाओं का यूज होता है उन्हें हम बोलते हैं एंटीफाइरेटिक्स मेडिसिन्स। आप अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर रहेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल्स रहेगा आपका पैरासीटामोल, नॉर्मल तौर पे हम यूज़ करते हैं, और दूसरी जो मेडिसिन है वो है आपकी एस्पिरिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप का आपका मेडिसिन है जिसे हम बोलते हैं एंटा एसिड। अब एंटा एसिड किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? तो नॉर्मल तौर पे एसिड तो हमें पता है कि एसिड आपका सब्सटेंस होता है, एक नेचर होता है किसी भी चीज़ का, लेकिन एंटा एसिड मतलब जस्ट अपोजिट, यानी वे सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटा एसिड। यानी दो सब्सटेंस वी न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड एंड राइज द pH टू द अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टोमक आर कॉल्ड एंटा एसिड। नॉर्मल तौर पे आपको यदि पता हो कि जो डाइजेशन का सिस्टम हमारे पास होता है, उस डाइजेशन सिस्टम को प्रोग्रेस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर में, पेट के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे एसिडिटी हो जाती है। अब उस एसिड को यदि ख़त्म करना है, न्यूट्रल करना है, तो उसके लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड शरीर के अंदर जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करके आपकी pH जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और उन सब्सटेंस को या उन टेबलेट्स को, उन मेडिसिन को जो एंटा एसिड का काम करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटा एसिड मेडिसिन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला, एंड द जनरल नेम इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यू कैन से। दूसरा आपका सब्सटेंस क्या होता है? वो होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है जितने भी हाइड्रोक्सी आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सभी बेसिक नेचर के होते हैं, और बेस हमेशा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये दो सब्सटेंस है, दो मेडिसिन हैं जो एंटा एसिड के रूप में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आपका एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस जो आपका टेबलेट होता है या जो मेडिसिन होती है वो किस चीज़ के लिए यूज होती है? तो ड्रग विच इंटरफेस विद द neutral action of histamine, and these are widely used for treatment of hay fever, conjunctivitis, itching of eyes, नोज एंड थ्रोट एटसेट्रा। तो इन सारी बीमारियों में इन प्रकार की टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी टेबलेट्स हैं जो यहाँ पर यूज़ होती हैं, तो सबसे पहला टेबलेट है आपका डाइफिनाइलड्रामाइन। डाइफिनाइलड्रामाइन ये टेबलेट आपका यूज होता है किसमें? एंटाथाइस्टामाइनस। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है आपका प्रोमेथाइजीन। ये दो टेबलेट्स हैं जिसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स टाइप के जो मेडिसिन होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? तो ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, यानी आपको बहुत ज़्यादा थकान लग गई है या आपका शरीर तनाव में है तो उसको कम करने के लिए, या फिर माइल्ड में जो मेंटल डिसीजेज होती हैं, या कह सकते हैं हमारा दिमाग जो कम या ज़्यादा काम करने लगता है तो उसको मेंटल डिसीजेज कहते हैं, तो उनको दूर करने के लिए इस प्रकार के टेबलेट्स या इस प्रकार की दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनको दूर करने के लिए, तो पहला है एक्वानिल, दूसरा है वेलनियम, और तीसरा है आपका सेरोटोनिन,
और चौथा है आपका बोरेटिक एसिड, और पांचवा है आपका ल्यूमिनल, और छठा है आपका सेकोनल। तो ये अलग अलग प्रकार के टेबलेट्स हैं जो इस प्रकार के टेबलेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या फेडिस के लिए, या फिर आपका मेंटल डिसीज है तो उसको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाल्गेसाइड्स जो टैबलेट हैं या इस प्रकार के जो मेडिसिन हैं वो किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बार ड्रग विच आर रिड्यूस पेन विदाउट रिड्यूसिंग कंज्यूम मेंटल कन्फ्यूजन, पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्व सिस्टम आर कॉल्ड एनाल्जेसिस। एग्जाम्पल एस्पिरिन, पैरासीटामोल। यानी सिंपल से कह सकते हैं कि यदि हमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत है, या टेम्परेचर इंक्रीजेंस कोई दिक्कत है, या मेंटल डिसेबिलिटी किसी भी तरह प्रकार की है, तो उनको दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनाल्जेसिस। और इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ प्रकार के टेबलेट हैं, जैसे आपका एस्पिरिन होता है या पैरासीटामोल होता है, नॉर्मल तौर के इस प्रकार के, या फिर कह सकते हैं मोरफाइन होता है, या फिर इसे कह सकते हैं डाइटेट होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के टेबलेट्स हैं जो इस प्रकार की कैटेगरीज में आते हैं, जिनका यूज़ हम इस प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉर्मल तौर पे अगर बुखार जैसी बीमारी है तो वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो ड्रग है, ये है आपका एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ये क्या होते हैं, ड्रग्स यूज टू क्योर डिसीज केस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, छोटे छोटे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उनको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल। और इस तरह की बीमारों को दूर करने के जो टेबलेट यूज होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपका आता है एंटी माइक्रोबियल्स, टेबलेट का नाम है। ठीक है, टेबलेट कौन सा है, टेबलेट है आपका सल्फानिलामाइड। ठीक है, सल्फानिलामाइड, तो ये टेबलेट है जो यूज होता है किस चीज के लिए, एंटी माइक्रोबियल टेबलेट को दूर करने के लिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो नॉर्मल तौर पे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स किस प्रकार की दवाइयां होती हैं, किस चीज़ के लिए उपचार में यूज होता है, तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी ये उस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं एंड कैन बी यूज टू इधर इनहिबिट टू ग्रोथ और इवन किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, मार देते हैं, विच केस इन्फेक्शन। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, या तो वायरस की वजह से होते हैं या तो बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटी मतलब होता है विलोम, सीधी सी बात करो उल्टा, यानी जो उन चीज़ का विरोध करता है उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका विरोध करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो चीज़ यूज होती हैं उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स किन चीज़ से बनाए जाते हैं, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से, अगर बात करें कौन कौन सी दवाएं आती हैं, तो सिंपली सबसे पहले दवाई आती है पेनिसिलिन, दूसरा है आपका क्लोरामफेनिकल, और तीसरा है आपका एरिथ्रोमाइसिन। तो ये तीन प्रकार के टेबलेट्स हैं, तीन प्रकार की दवाएं हैं जो एंटीबायोटिक्स की तरह हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं हमारे पास है एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा कि एंटीसेप्टिक क्रीम भी आपने यूज़ करी होगी, देखा होगा। तो ये आपका एंटीसेप्टिक्स टाइप की मेडिसिन हैं। इनका यूज़ कहाँ करते हैं, तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मे इवन किल देम। सिंपल से कह सकते हैं जैसे आपका एंटीबायोटिक काम करता है उसी तरह एंटीसेप्टिक भी काम करता है। दे आर सेफ टू बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, और इसको लिविंग टिश्यूज में यूज़ करने में सेफ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब इसमें किस प्रकार के टेबलेट्स आते हैं, तो इसमें आपका फ्यूरासिन आता है, इसमें आपका सफ्रोमाइसिन आता है, इसमें आपका बोरिक एसिड आता है, इसमें आपका आयोडीन आता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इसमें क्या आता है, इसमें आता है बाइथाइनॉल। तो इस प्रकार के टेबलेट्स या मेडिसिन हैं जो कि एंटीसेप्टिक्स के रूप में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका
डिसइंफेक्टेंट्स कैसे यूज होते हैं? तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट और नॉट सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज। अभी आपने जो पढ़ा था उनको हम लिविंग टिश्यूज में अगर यूज करते हैं तो कोई खतरा नहीं है, पर अगर इस तरह के मेडिसिन को हम लिविंग टिश्यूज में यूज करते हैं तो उनके लिए खतरा है, जबकि ये भी बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करते हैं। ठीक है, देयर आर जनरली यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ड्रेन, यानी इनका यूज हम करते कहाँ हैं? तो इनका यूज हम करते हैं ड्रेन में, ठीक है, या फिर टॉयलेट्स में, या फिर फ्लोर्स में जो बैक्टीरिया या वायरस अवेलेबल होते हैं उनको खत्म करने के लिए, मारने के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब इसका जिसमें होता क्या है एक्चुअली में, किस चीज़ से कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें 0.2% सोल्यूशन होता है किसका? फिनॉल का, जो कि रिएक्ट करता है एंटीसेप्टिक की तरह, जबकि 1% सोल्यूशन इसमें होता है किसका? डिस्ट्रक्शंस का, जिनका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार की ये दवाइयाँ आपकी हो गई। कुछ और प्रकार की दवाइयाँ हैं, आइए देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ठीक है, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग का यूज कहाँ करते हैं? तो केमिकल सब्सटेंस यूज टू चेक प्रेगनेंसी इन वुमन आर नोन एज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं? तो वुमेन्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी दवाएं आती हैं? तो इसमें आपका आता है नैरिथाइड्रोन और माइफेस्टोन। तो ये दो प्रकार के टेबलेट्स हैं, दो प्रकार के ड्रग्स हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं वुमेन्स की प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके हो गए मेडिसिन्स, जितने भी प्रकार के मेडिसिन्स थे, मेडिसिन कैसे बने होते हैं, किन किन चीज़ के कंटेंट्स होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो इस चैप्टर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया रबर्स के टाइप और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर्स। दूसरे में हमने बात की थी ग्लास, फिर